हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। जैसा कि बच्चों स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यह है कक्षा 8वीं और 8वीं कक्षा में हमारा जो विषय है वह है गणित। गणित विषय के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 15 एरिया पार्ट 2 प्रकरण 15वां क्षेत्रफल, जिसका भाग दूसरा आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो क्षेत्रफल इस घटक के अंतर्गत हमने क्या क्या समझा, पहले उस पे हैं एकदम लोग फास्ट फॉरवर्ड देख लेते हैं फटाफट क्या हमने देखा। तो हमने कुछ सूत्र जाना है, मुख्य आकृतियाँ, आयत, वर्ग और त्रिभुज का। तो उसकी भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि ये क्षेत्र जो नीले रंग में दिखाई दे रहा है वह आकृति द्वारा घेरी गई पृष्ठभाग है, समतल भाग है, क्षेत्र है। इसी का मापन ही क्षेत्रफल होता है। तो आयत है तो आयत का क्षेत्रफल, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। जिसके अंतर्गत हमने आयत का क्षेत्रफल देखा है वह है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई का गुणनफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग में लंबाई चौड़ाई समान है, इसलिए दोनों भुजाएं समान है, लंबाई और चौड़ाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया उसकी भुजा गुणे भुजा, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, दोनों भुजा ही है। तो भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग। और त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है उसकी किसी भी एक भुजा, जिसे हम आधार कहेंगे, और उसके सम्मुख सिर से खींची गई उसकी लंब ऊंचाई का आधा। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। उसके बाद हमने अपने पिछले लेसन में देखा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि उसकी आधार कोई भी एक भुजा जिसे हम आधार मानेंगे और उसके सम्मुख शीर्ष बिंदु से खींची गई शीर्ष लंब ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। और सम चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों वह होगा उनके दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा, या 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, या 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। आज हमारी जो चर्चा होगी अन्य दो आकृतियों पर होगी। पहली है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और दूसरी है त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक अन्य सूत्र, जिसे हेरो का सूत्र भी कहते हैं। ये दो प्रमुख चर्चा हमारी है आज की। तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज को जानेंगे। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, क्या आप पहचानते हैं उसे? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर हो, कम से कम नहीं
अधिक से अधिक, यानी 2 जोड़ी तो होती है सम्मुख भुजाओं की, जिसमें से एक जोड़ी अगर समांतर है तो वह समलंब चतुर्भुज होगा। दोनों जोड़ी समांतर हो गई तो वह समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो यहाँ पर इस आकृति में आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे जो सम्मुख भुजा की जोड़ी है, एक छोटी एक बड़ी, भले लंबाई उसकी कम अधिक है लेकिन वो समांतर है एक दूसरे को, यानी अगर उनको बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसी आकृति चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है और यह उसका क्षेत्र है, उसके द्वारा घेरी गई जगह। तो हमें इसी क्षेत्र का मापन या क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र हमें जानना है। तो यह एक आकृति जिसमें सम्मुख भुजाएं हमें समांतर दिख रही हैं और दोनों भुजाएं जो हैं शेष वो असमांतर है। नाम दे दिया हमने इस चतुर्भुज का ABCD और यह एक समलंब चतुर्भुज हुआ। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें प्राप्त जो आकृतियां हैं उसके क्षेत्रफल से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। मतलब इसे हम त्रिभुज अथवा वर्ग और आयत में डिवाइड करके ही इसके क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो हम A से एक लंब खींच देते हैं, ऊंचाई वह h हो गई। उसी प्रकार B से एक लंब खींच देते हैं, उसकी ऊंचाई भी h हो गई। क्योंकि AB और PQ समांतर हैं तो HH भी समांतर है, दोनों लंब हैं। तो यह एक आयत बन गया, ABQP आयत है, बराबर। तो 3 आकृतियां हमें दिखाई दे रही हैं इसमें। तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है तो इन तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो इसमें है एक त्रिभुज APD या ADP। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD यानी त्रिभुज APD का क्षेत्रफल, उसके बाद उसमें जोड़ देंगे आयत ABQP का क्षेत्रफल या APQB का क्षेत्रफल। और उसमें तीसरी आकृति भी है, थोड़ा बड़ा त्रिभुज जो दिख रहा है उसका क्षेत्रफल, यहाँ पर त्रिभुज BQC का क्षेत्रफल। ये तीनों क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमें समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पहले हम त्रिभुज APD का क्षेत्रफल देखते हैं। तो 1/2 गुणे उसका आधार जो कि DP है और ऊंचाई h है। तो ये मिल गया त्रिभुज APD का क्षेत्रफल। आयत में देखते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई में PQ अगर उसकी चौड़ाई है तो लंबाई h होगी, PQ अगर लंबाई है तो चौड़ाई h होगी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब PQ गुणे h। और तीसरा त्रिभुज फिर वही 1/2, उसका आधार यहाँ पर QC है, ऊंचाई h ही है। तो ये 3 आकृतियों के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है। तीनों को जोड़ने पर हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिलेगा जो कि यहाँ पर ABCD है। तो इसको हम आगे सरल करते हैं। तो दोनों में 1/2 1/2 दिखाई दे रहा है त्रिभुज में, लेकिन बीच में आयत में हमें 1/2 नहीं है। 1/2 को हटाने के लिए हम 2 से अगर गुणा करते हैं तो 2/2 से गुणा करते हैं, PQ गुणे h में 2/2 से गुणा करते हैं तो 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो h बचेगा, h भी कॉमन है सॉरी तीनों में। तो कोष्टक में क्या बचेगा, पहले में DP बचेगा, दूसरे में 2PQ/2, हमने 2 से गुणा भाग किया है तो 2PQ बच जाएगा, /2 बाहर आ गया है और यहाँ पर 1/2 और h बाहर, तो QC बच गया। इसको और सरल करते हैं, 1/2 गुणे h DP
अब ध्यान से देखेंगे तो आकृति जो पी क्यू है वो ए बी के बराबर है, क्योंकि आयत है, समभुजा है, तो हम दो पी क्यू के बदले एक पी क्यू और एक ए बी उसको बांट देते हैं। तो दो पी क्यू मतलब पी क्यू और ए बी मिलाकर दोनों समान ही हैं। क्यू सी ये बन जाएगा 1/2 गुणे एच। अब हम क्या करते हैं, ए बी को अलग करते हैं, डी पी पी क्यू और क्यू सी एक साथ करते हैं, ए बी को बगल में करते हैं। क्यों करेंगे, ताकि ये तीनों मिलाकर एक भुजा हमें दिखाई दे। नीचे आधार, अगर आकृति को ध्यान से देखें तो डी पी पी क्यू क्यू सी एक रेखाखंड निर्मित करते हैं, इसलिए 1/2 गुणे एच, ये तीनों मिलाकर हो गया डी सी धन ए बी जो कि ऊपर सम्मुख भुजा है डी सी की। मतलब हमें क्या मिला, 1/2 गुणे एच यानी ऊंचाई इस समलंब चतुर्भुज की और दोनों समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योग मिला। टी सी और ए बी क्या है, समांतर भुजाएं हैं, उनकी लंबाई का योगफल। तो इस तरह हम इसे एक सूत्र के रूप में लिखेंगे कि किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे उसकी समांतर भुजाओं का योगफल गुणे एच को हमने बाद में यानी ऊंचाई। तो इसे याद रखेंगे, समांतर भुजाओं का योग गुणे उसकी ऊंचाई का आधा जो होता है वही समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे जो भी आपने देखा, कौन सा, कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं की लंबाई दी गई है और ऊंचाई दी गई है, तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ऊंचाई मतलब दोनों समांतर भुजाओं का अंतर, उनके बीच की दूरी, लंब दूरी। तो प्रश्न संग्रह 15.3 पेज नंबर 99 पर हम एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, चतुर्भुज ए बी सी डी में लेंथ ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, लेंथ डी सी बराबर 9 सेंटीमीटर, लेंथ ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आकृति है इस तरह से। ध्यान से देखिए, यह एक समलंब चतुर्भुज है जिसका नाम ए बी सी डी है और ए बी डी सी समांतर है, और इसमें एक जानकारी दी गई है ए डी लंब डी सी, यानी वहाँ समकोण त्रिभुज है, समकोण है डी पर, जिसमें ए बी 13 दिया गया है, डी सी 9 दिया गया है। ये समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ, और ए डी क्योंकि वो लंब है, इसका मतलब यह ऊंचाई है, लंबांतर है 8 एच। तो हम सीधे सीधे सूत्र लगाएंगे जानकारी लिखकर। तो समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 9 और 13 दी गई हैं, ऊंचाई एच 8 दी गई है। सीधे सीधे सूत्र, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उसकी ऊंचाई। अब मान तो दिया ही गया है 1/2, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं हैं कौन कौन सी, 13 और 9, 13 तथा 9, इनका योगफल गुणे उसकी ऊंचाई, ऊंचाई 8 है, वो भी लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। 1/2, 13 और 9 कितना हुआ, 13 और 9 22 गुणे 8, 2 से कट जाएगा 22, 11 बार, 11 गुणे 8 बच गया, 11 गुणे 8 आपको पता ही है वह है 88। चूँकि यह क्षेत्रफल है
तो वर्ग इसकी यूनिट में लिखना होगा, और लंबाइयाँ दी गई हैं सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर। यह हुआ दिए गए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल यहाँ हुआ 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज अगर है तो यह सूत्र लगाना है और मान को रखते हुए हल करना है, क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो हर समलंब चतुर्भुज में इसी तरह से सूत्र लगाकर हमें मान ज्ञात करना है। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप सोचेंगे आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पहले से पता है, तो ये कब कर सकते हैं हम? जब उसमें ऊंचाई का पता हो। लेकिन अगर ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई तो हमें पता है लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, तब हम एक नए सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जब तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो परंतु ऊंचाई ज्ञात न हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए उसको समझते हैं। यह एक त्रिभुज है, नाम ABC। मान लिया ए के सामने की भुजा ए स्मॉल में, बी की सम्मुख भुजा स्मॉल बी और सी की सम्मुख भुजा स्मॉल सी है। ये लंबाइयाँ हैं ABC स्मॉल में। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी परिमिति ज्ञात करेंगे। आपको पता है परिमिति मतलब किसी भी आकृति की परिमिति मतलब उसकी जो भुजाएं हैं उसका योग। तो यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, लंबाइयाँ ABC हैं, तो उसका योगफल हो गया परिमिति। अब अर्ध परिमिति क्या होगी, मतलब परिमिति का आधा। तो बहुत सिंपल है, ABC पूरी परिमिति है, A धन B धन C, उसका आधा मतलब बटे 2। इतना तो आसान है, आसानी से याद कर लेंगे हम। इसको हम S नाम देंगे, सेमी पेरीमीटर, तो S नाम देंगे। S का अर्थ होता है अर्ध परिमिति यहाँ पर। तो अर्ध परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ये S हो गया। तो S एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस सूत्र में। और S क्या है, परिमिति का आधा। हमेशा परिमिति का आधा जो आएगा वही S होगा। और ABC क्या है, तीनों भुजाएं हैं जिससे हमने S ज्ञात किया। तो ये ध्यान रखेंगे अर्ध परिमिति। अब हमें सूत्र को याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, भुजाओं की लंबाई दी गई है केवल, तो हमें S जो मिला है, ये S, और S में से तीनों भुजाओं को घटाना है। S में से तीनों भुजाओं की लंबाई बारी बारी से घटाना है। जैसे पहले हम S लिख दिए, उसके बाद 3 कोष्ठक मतलब तीनों में S में से एक एक भुजा को घटाना है। जैसे S में से A घटाया, फिर S में से B घटाया, फिर S में से C घटाया। तो यहाँ पर हमें 4 पद मिले, चारों का 4 घटक मिले, चारों का गुणनफल। पहला है S अर्ध परिमिति, दूसरा है S में से एक भुजा को घटाया, तीसरा है S में से दूसरी भुजा को घटाया, और चौथा है S में से तीसरी भुजा को घटाया। और इनका गुणा करने पर और गुणा करने के बाद हमें वर्गमूल ले लेना है। इतना करते ही हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है। पहले अर्ध परिमिति निकालना है, फिर अर्ध परिमिति और अर्ध परिमिति में तीनों भुजाओं का अंतर लेंगे बारी बारी से, फिर उनका गुणा करके वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यह हो जाएगा हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे हम हेरो का सूत्र कहते हैं। तो इस सूत्र पर आधारित एक उदाहरण ले लेते हैं। प्रश्न संग्रह 15.4, पेज नंबर 101। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
मतलब 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, ये साइड की लंबाइयाँ हैं। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऊंचाई दी गई होती अगर, तो हम सीधा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ले लेते, लेकिन यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाई है, इसलिए तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि हमें हेरो का सूत्र लगाना है। तो तीनों भुजाएं क्रमशः ए बी सी क्या है, हमने 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमारा पहला काम है एस ज्ञात करना, परिमिति का आधा। परिमिति के लिए हमें ए धन बी धन सी और आधा ज्ञात करने के लिए बटे 2, तो एस ज्ञात हो जाएगा। तो एस ज्ञात कर लेते हैं। ए बी सी पता ही है, 45, 39, 42, 45, 39, 42 अपॉन 2। जोड़ने पर मिलेगा 126 अपॉन 2 बटे 2, और सरल करेंगे 2 छंग 12, 2 3 6, मतलब 63। ये मिला हमें अर्ध परिमिति एस। अब हेरो का सूत्र याद कीजिए क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, याद कीजिए करनी में क्या है, पहले एस, फिर तीनों भुजाओं का अंतर लेंगे एस से, याद आया एस, फिर एस में से ए घटाना है, एस में से बी घटाना है, एस में से सी घटाना है। वेरी गुड, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है अर्ध परिमिति, ए बी सी है भुजाओं की लंबाई। तो चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले एस है 63, फिर एस में से ए, मतलब एस है कितना 63 माइनस ए, ए क्या है यहाँ पर 45 है, तो 45, फिर एस माइनस बी, बी कितना है 39, तो 63 माइनस 39, फिर एस है 63 माइनस सी, सी है 42। तो हमने सूत्र में सीधे सीधे मान रख दिया। अब इसको सरल कर देंगे। सरल करने पे क्या मिलेगा, 63, फिर 63 माइनस 45 18 हो गया, 63 ऋण 39 ये हो गया 24, और 63 ऋण 42 ये हो गया 21। अब इसको गुणनखंड रूप में लेकर वर्गमूल निकालें, चाहे गुणा करके वर्गमूल निकालें, जो आपको आसान लगे। मैं यहाँ एक बार गुणा करके निकाल के दिखाता हूँ। तो गुणा कर दिया तो आया 5,71,536। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मिलेगा 756। अब यही हुआ हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल 756, और चूंकि इकाइयाँ वर्ग में होगी क्षेत्रफल की और लंबाइयाँ सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो वर्ग सेंटीमीटर हुआ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देख लिया आपने हेरो के सूत्र से। सूत्र में एक बार मान रख दिए तो खाली हमें थोड़ा कैलकुलेशन ही करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, कैलकुलेशन करना है। एक उदाहरण और देखते हैं। संलग्न आकृति में दिए गए मापों को ध्यान में रखकर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मान दिया गया चतुर्भुज का, वो क्या है, एक भुजा 36 है मीटर, दूसरी है 25, तीसरी 56 मीटर, चौथी 15 मीटर, और उसके नाम हैं इस तरह से पी क्यू आर एस ये चतुर्भुज है, पी आर उसका विकर्ण है। तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और कौन सा चतुर्भुज है ये क्लियर नहीं है, लेकिन दो त्रिभुज उसमें है। और ध्यान से देखिए तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम मिला लेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पहला त्रिभुज जो समकोण है वहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे। दूसरे त्रिभुज में हेरो का सूत्र लगाएंगे। कैसे, उसी को हमें देखना है। तो पहला त्रिभुज पी एस आर जो कि समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाएं या आधार एस आर गुणे ऊंचाई पी एस, क्योंकि वो 90 अंश पर हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, लंब है। तो 1/2 गुणे एस आर 15 है दिया गया है,
और PS 36 दिया गया है। सरल रूप देंगे, 15 36 में से 2 से 36 कट गया, 18 आ गया। 15 गुणे 18, यह त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल निकलेगा और गुणा करने पे मिला मान कितना, 270 वर्ग मीटर। वर्ग इकाई लिखेंगे क्षेत्रफल के लिए, और लंबाई की इकाई मीटर में है तो मीटर ही लिखेंगे, वर्ग मीटर। तो हमें एक जानकारी मिली, एक त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल 270 वर्ग मीटर। ये 270 हो गया पहला हिस्सा, ये ध्यान रखेंगे, 270। अब चलते हैं, PSR का क्षेत्रफल 270 मिला। अब PSR में जो कि समकोण त्रिभुज है, हमें PR का मान ज्ञात करना है। अगर PR का मान ज्ञात करेंगे तभी हमें दूसरे त्रिभुज में तीनों भुजाओं का माप मिल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, समकोण त्रिभुज है तो, जिसमें PR का वर्ग बराबर दोनों भुजाएं SR का वर्ग धन PS का वर्ग। उस हिसाब से SR तो दिया गया है 15, PS दिया गया है 36, तो 15 का वर्ग धन 36 का वर्ग, ये हो जाएगा बराबर 15 का वर्ग 225 और 36 का वर्ग 1296। दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 1521 PR का वर्ग। तो PR का मान निकालने के लिए 1521 का वर्गमूल निकालेंगे और वह होगा 39 के बराबर 39। तो PR जो हो गया वह हो गया 39 मीटर, जो कि आकृति में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दूसरा त्रिभुज में आप देखेंगे तो तीनों भुजाओं की लंबाई हमें दिखाई दे रही है। तो हम चलते हैं, त्रिभुज PQR में S ज्ञात करते हैं, जो कि अर्धपरिमिति है। अर्धपरिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2। और तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक है 56, दूसरी है 39 और तीसरी है 25, जो कि दिखाई दे रहा है आकृति में आपको। तीनों का योगफल बटे 2, वह उसकी अर्धपरिमिति होगी त्रिभुज PQR की। तो S मिल जाएगा हमें जोड़ने पर 120 बटे 2, जो कि 60 के बराबर होगी। तो S मिल गया 60। अब हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है हेरो के सूत्र से। तो S पहले लिखेंगे और कोष्ठक में S में से A B C को घटाना है अलग अलग। याद आया आपको? तो 3 कोष्ठक में पहले S में से A पहली भुजा, फिर दूसरी भुजा, फिर तीसरी भुजा घटाएंगे, गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे। चलिए लिखते हैं हम, मान S 60, उसके बाद S में से A घटाना है, S में से B, S में से C। तो S 60 ऋण A हमने किसे माना है, 56 है। फिर S में से B मतलब 60 में से 39, और फिर S में से C 60 में से C मतलब 25। तो अब हम इसे सरल करते हैं सीधे। 60 हो गया, 60 में से 56 पहले कोष्ठक में आ गया 4, 60 में से 39 घटाया आ गया 21, 60 में से 25 घटाया आ गया 35। तो गुणा करके वर्गमूल निकाले या गुणनखंड। अब हम गुणनखंड से निकालते हैं, इसके पहले हमने एक बार गुणा करके निकाला था। गुणनखंड ऐसा करते हैं कि सब जोड़ी जोड़ी से नज़र आ जाए। जैसे मैं 60 को 15 गुणे 4 कर देता हूँ, 4 पहले से ही है, 4 2 हो गए, 2 बार। फिर 21 को मैं 7 गुणे 3 कर देता हूँ, तो 7 और 3 आ गया। और 35 को मैं 7 गुणे 5 कर देता हूँ, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 2 बार 7, 2 बार 4 और 3 और 5 एक बार है, 3 5 15 हो जाएगा वो। और 15 एक पहले से ही है, तो मैंने उसे 15 गुणे 15 एक साथ कर दिया, और 4 गुणे 4 एक साथ, 7 गुणे 7 एक साथ कर दिया। दूसरा 15 कहाँ से आया, तो जो 3 और 5 है ऊपर, उसी का गुणनफल 15 है, और 15 एक पहले से ही है, जो कि हमने 15 और गुणे 4 यानी 60 को खंडित करके बनाया था। अब जोड़ी जोड़ी से निकालेंगे एक एक,
वर्गमूल हो जाएगा 15 गुणे 15 का 15, 4 गुणे 4 का 4, 7 गुणे 7 का 7 बराबर गुणा करने पे आ जाएगा 420, 420। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर और त्रिभुज पी एस आर का आपको याद है पहले निकाला हमने 270 वर्ग मीटर। तो चतुर्भुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग, त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल धन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो 270 और 420 मिला देंगे 690 वर्ग मीटर। तो दिए गए जो चतुर्भुज है पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हमें मिला 690 वर्ग मीटर। तो बहुत आसान है समझने के लिए, केवल हमें गुणा भाग कैलकुलेशन से डरना नहीं चाहिए। प्रश्न समझ में आ गया तो कैलकुलेशन करते जाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये आपने देख लिया हेरो के सूत्र का प्रयोग। अब हम चलते हैं, अगला घटक है अनियमित आकारों का क्षेत्रफल। तो ये है क्या? अनियमित मतलब ऐसी आकृति जिसमें हम सीधे किसी सूत्र का प्रयोग करके उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें अनियमित आकारों को त्रिभुजों अथवा जो चतुर्भुज हमें पता है उस रूप में इसको बांट कर ही हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे यह एक अनियमित आकृति है, मैं इसे त्रिभुजों में बांट देता हूँ और उसमें जो लंबाइयाँ कुछ इस तरह से अगर दी गई हैं, एक भुजा ए, अंदर एक आधार बी, उसकी ऊंचाई सी, डी, ई और एफ, इस तरह से अगर आकृतियाँ हैं तो हमें कैसे ज्ञात करना होगा? तो अब देखते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। पाइथागोरस से तीसरी भुजा निकल जाएगी। फिर नीचे जो है उसका आधार बी है, उसकी ऊंचाई सी है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से यह हरी वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर नीले वाले में भी समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वहाँ भी उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बच गया बीच वाला। तो बीच वाले में कुछ जानकारी कैसे दी गई है? तो पाइथागोरस से हम एक भुजा और ऊपर नीले वाले त्रिभुज से भी एक भुजा निकालेंगे तो उसका तीनों भुजाओं की लंबाई उसकी प्राप्त हो जाएगी। तो हेरो का सूत्र लगा देंगे। तो अनियमित आकारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई एक विशेष सूत्र नहीं है, इसलिए त्रिभुज चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्रों की सहायता से ही हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। हमारा केवल आज की चर्चा थी समलंब चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरो के सूत्र से। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।